अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है महानूर अफ़ज़ल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट स्टोरी हार्ट्स एंड हैंड्स, जिसके ऑथर हैं ओ हेनरी एंड विच वाज पब्लिश्ड इन 1902। अगर हम ऑथर की बात करें ओ हेनरी, तो इनका ये पेन नेम है, जबकि इनका रियल नेम है विलियम सिडनी पोर्टर। याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछा जा सकता है। विलियम सिडनी पोर्टर ये इनका रियल नेम है, जबकि इनका पेन नेम है ओ हेनरी। स्टोरी के टाइटल से जैसे ज़ाहिर हो रहा है, हार्ट्स एंड हैंड्स। हार्ट्स रिप्रेजेंट करता है इनर फीलिंग्स को, इमोशंस को, आपके इनर वर्ल्ड को, जबकि हैंड्स रिप्रेजेंट करता है आपके एक्शंस को, आउटर एक्शंस को, आपके रियलिटी को और आपके आउटर वर्ल्ड को। तो इट इज़ अ वेरी सिम्बॉलिकल टाइटल। अगर हम ओ हेनरी की बात करें, तो इन्होंने जो ये स्टोरी लिखी है, हम कह सकते हैं इसमें काफ़ी हद तक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि ये जो स्टोरी है बेसिकली है अबाउट अ प्रिजनर जो कि एक कैदी के बारे में है, जो जिसे जेल हो जाती है एंड ऑल, एंड हाउ ही डील विद एन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो ओ हेनरी जो थे, इन पर भी इनकी ज़िंदगी पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने एक बैंक में काम करते थे, जहाँ पे इन्होंने 800 और कुछ डॉलर्स चुराए थे, जो बाद में अप्रूव भी हो गया था, और उसकी वजह से इन्हें 5 साल तक सज़ा भी हुई थी। तो ये स्टोरी इनकी अपनी भी हो सकती है। इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है, इट वाज जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, आगे ओ हेनरी ने काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ ड्यूरिंग इस डिफ़िकल्ट टाइम, जब इनको जेल हुई थी, और जेल में भी लिखी थी इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टोरीज़। अगर हम बात करें इनके राइटिंग स्टाइल की, तो ये एक बहुत अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ओ हेनरीज विट एंड इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर शाइन थ्रू इन एवरी स्टोरी। तो जी, ये बड़ी फेमस रिमार्क है बाय अ फेमस राइटर अबाउट ओ हेनरी। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है जी? स्टोरी स्टार्ट होती है एक रेलवे स्टेशन से, जिसका नाम है डेनवर। क्या नाम है जी? डेनवर। डेनवर रेलवे स्टेशन है जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। वहाँ पे जी एक ट्रेन आती है, जिसका ट्रेन का क्या नाम है? B&M एक्सप्रेस ट्रेन। दिस कैन बी आस्क्ड टू यू एज एन एमसीक्यू, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। डेनवर रेलवे स्टेशन का नाम है और ट्रेन का नाम है B&M एक्सप्रेस ट्रेन। यहाँ पे आती है, एक ट्रेन आती है जी। ट्रेन में पैसेंजर सवार होते हैं। ट्रेन जो है वो अपने सफ़र की तरफ रवाना दवा होती है। आगे हम क्या देखते हैं कि जी, एक ट्रेन के एक डब्बे में बैठे होते हैं एक बहुत खूबसूरत लड़की। कैरेक्टर्स कितने कैरेक्टर्स हैं? 3 कैरेक्टर हैं स्टोरी में बेसिकली। एक ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल गर्ल और 2 यंग मैन। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दीज 3 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जी स्टोरी स्टार्ट कुछ यूँ होती है कि अगर आपने कभी ट्रेन पे सफ़र किया हो, तो आपको पता होगा कि आमने सामने सीटें होती हैं, लोग आमने सामने एक दूसरे के बैठे होते हैं, कभी ऑरेंज ट्रेन पे या फिर मेट्रो या फिर वैसे भी ट्रेन पे। तो इसी तरह की एक ट्रेन होती है डेनवर रेलवे स्टेशन में। B&M एक्सप्रेस ट्रेन आती है, जिसमें पैसेंजर सवार होते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक खूबसूरत सी लड़की, जिसका नाम है मिस फेयर चाइल्ड, वो बैठी होती है जिस डब्बे में। उसके सामने 2 नौजवान बैठे होते हैं। एक नौजवान उसमें से बड़ा ही खूबसूरत होता है, जबकि जो दूसरा नौजवान होता है वो बड़े रफ टफ फील में होता है। जैसे कि ये कोटेशन देख सकते हैं, प्रीटी यंग वुमन ड्रेस्ड इन एलिगेंट टेस्ट। कि जो लड़की होती है बड़ी डिसेंट सी, बड़ी यूनिक पर्सनैलिटी की मालिक होती है और बड़ी ब्यूटीफुल होती है, नो डाउट। उसके बाद आगे डिस्क्रिप्शन बताई गई है यंग मैन की, कि वो 2 कैसे होते हैं। 2 यंग मैन, वन ऑफ हैंडसम प्रेजेंस विद अ बोल्ड फ्रैंक कॉन्टिनेंस एंड मैनर, एंड द अदर रफल्ड गम फेस्ड पर्सन हैवीली बिल्ड एंड ड्रेस्ड। हैवीली बिल्ड एंड रफ्ड ड्रेस आएगा यहाँ पे, गलती से एक वर्ड स्किप कर दिया। तो क्या होता है कि बताया गया कि एक लड़का उसमें जो होता है वो बड़ा ही यंग मैन जो होता है वो बड़ा ही खूबसूरत होता है, डिसेंट मैनर्ड, उसकी बॉडी शॉडी बनी होती है, हैंडसम लुकिंग मैन होता है। जबकि दूसरा होता है वो बड़ा ही रफ ड्रेस में होता है, उसका फेस भी इस तरह का ही होता है, रफ सा। तो कहानी जब शुरू होती है, तो वो जो लड़की होती है वो दोनों को ज़्यादा गौर से नहीं देखती, और अपने काम से काम रखने वाली लड़कियाँ वैसे भी स्ट्रेंजर से बात करना पसंद नहीं करती। और फिर वो एक वैसे जब सरसरी से निगाह दोनों पे डालती है, तो क्या होता है कि उनमें से एक बंदे को वो पहचान लेती है कि वो उसका कोई पुराना दोस्त होता है। तो हैरान होकर उसे देखती है, और उसके बाद
ये उसके रिमार्क्स होते हैं। कहती है, वेल मिस्टर ईस्टन, इफ़ यू विल मेक मी स्पीक फर्स्ट आई सपोज आई मस्ट। डोंट यू एवर रिकोगनाइज ऑल फ्रेंड्स व्हेन यू मीट देम इन वेस्ट। मतलब इससे हमें पता चलता है कि जो एक जिस शख्स को वो पहचानती है उसका नाम होता है मिस्टर ईस्टन, और जो जैसे कि मैंने बताया कि दो बंदे, एक बहुत हैंडसम होता है और एक बड़ा रफ हुलिये में होता है, तो जो हैंडसम होता है उसको पहचानती है। लड़कियां वैसे भी हैंडसम लोगों को भी पहचानती हैं। खैर, तो उसका नाम होता है मिस्टर ईस्टन। मिस्टर ईस्टन को वो कहती है कि क्या आपका रिवाज नहीं है कि वेस्ट में आप अपने पुराने दोस्तों को पहचान लें और उनसे बात करें। शायद आप खुद बात नहीं करना चाहते हो और आप चाह रहे हो कि मैं पहले बात स्टार्ट करूँ, तो ठीक है मैं ज़रूर करती हूँ। इस तरह की रिमार्क्स पेश करती है। तो जो मिस्टर ईस्टन होता है ना, वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा हो जाता है। शायद वो उसे पहचान गया होता है, बात नहीं करना चाहता, या फिर उसने उसको पहचाना ही नहीं होता, मगर उसके एक्सप्रेशन से ज़ाहिर होता है कि वो उसको पहचान गया होता है, मगर वो उससे बात नहीं करना चाहता और अनकम्फर्टेबल अनईजीनेस महसूस करता है। हाँ जी, तो वो अनईजीनेस क्यों महसूस करता है? इसलिए महसूस करता है क्योंकि दर हकीकत उसका एक हाथ जो होता है वो हथकड़ी में बंधा होता है, जो साथ उसके दूसरा नौजवान बैठा होता है रफ टफ हुलियो वाला, दूसरा हाथ उसका भी हथकड़ी में होता है, यानी उसका लेफ़्ट हैंड और इसका राइट हैंड एक ही हथकड़ी में बंधे होते हैं। फिर क्या होता है जी, मिस फेयरचाइल्ड जब हाथ बढ़ाती है शेक हैंड के लिए, तो वो आगे से कहता है, आई आस्क यू टू एक्सक्यूज़ द अदर हैंड, इट्स अदरवाइज इंगेज जस्ट एट प्रेजेंट। उसको अपनी हथकड़ी दिखाता है, कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मतलब मैं दो, क्योंकि हम हैंड शेक ज़्यादा राइट हैंड से करते हैं ना, ज़्यादातर नहीं, राइट हैंड से किया जाता है। तो वो कहता है कि मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मेरा दूसरा हाथ हथकड़ी में बंधा हुआ है। मिस्टर फेयरचाइल्ड जब उसे देखती है तो बड़ी परेशान हो जाती है और हैरान हो जाती है कि ये क्या, कि मतलब वो समझती है कि शायद पहले परेशान होती है, फिर बाद में सोचती है कि शायद ये क्रिमिनल है और इसने कोई क्राइम किया है जिसकी वजह से इसके हाथ में हथकड़ी है। He raises his right hand bound to the left of his companions by a shiny bracelet. Shiny bracelet क्या होता है जी? हथकड़ी। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ देर के लिए ना जो साथ बंदा बैठा होता है ना, जो रफ टफ हुलिये वाला बंदा होता है, वो उसको देखता है। वो दोनों की बातें कब से सुन रहा होता है, तो ना वो देखता है कि जो है ना हैंडसम यंग मैन मिस्टर ईस्टन, उसके चेहरे पर भी ना काफ़ी एक परेशानी के आसार हैं, एम्बेरसमेंट के आसार हैं, शर्मिंदगी के आसार हैं। और जो मिस है, जब मिस फेयरचाइल्ड है, उसको जब पता चला है कि इसके हाथ में हथकड़ी है, तो उसके भी ना एकदम तासुरात, चेहरे के एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ एकदम चेंज हो गई है। मतलब वो थोड़ी सी ना कॉन्शियस सी हो जाती है। फिर उसे कहती है, यू विल एक्सक्यूज मी फॉर स्पीकिंग मिस, बट आई सी यू आर acquainted with a marshal here. If you'll ask him to speak a word for me when we get to the pen, he'll do it, and it will make things easier for me there. He's taking me to Leavenworth person prison है शायद। It's 7 years for counterfeiting. चलिए, तो उसे कहता है कि जो साथ लिफ्ट ऑफ लिया था, वो कहता है कि मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बड़ी करीबी लगती हैं मार्शल की। मार्शल एक बड़ी ऊंची पोस्ट होती है पुलिस में। तो कहता है कि आप बड़ी करीबी मार्शल लगती हैं, तो क्या आप मेरे लिए कुछ वर्ड्स कहेंगी इनसे, ताकि ये मुझे प्रिजन में ले जा रहे हैं और मैं मुझसे क्राइम हुआ है सरजद, तो अगर आप मेरी सिफारिश कर देंगी तो मेरे लिए बड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी जेल में। तो इससे जो होता है, हम देखते हैं कि जैसे भी ये कहता है, लड़की के तासुर फिर से बदल जाते हैं। पहले जो उसे क्रिमिनल समझ जाती है, साथ ही उसको जब पता चलता है कि चाहिए मार्शल है, शी सीम्स टू बी मच मोर रिलैक्सड। फिर क्या होता है कि जो लड़की होती है वो हैरानी से देखती है मार्शल को और साथ बैठे कैदी को, वही रफ टफ वाले। क्या होता है कि आगे वही जो कैदी होता है मिस्टर ईस्टन, तो मार्शल होता है, और दूसरा जो कैदी होता है वो कहता है कि डोंट यू वरी अबाउट देम मिस, आल मार्शल्स हैंड कफ देमसेल्व्स टू देयर प्रिजन्स टू कीप देम फ्रॉम गेटिंग अवे, मिस्टर ईस्टर्न नोज हिज बिजनेस। कहता है कि आप परेशान ना हो कि हर मार्शल को हथकड़ी पहननी पड़ती है ताकि वो अपनी प्रिजनर के साथ जो है वो उसको साथ रख सके और वो कहीं पे फरार ना हो सके। मिस्टर ईस्टर्न जो है वो बहुत अच्छे मार्शल हैं, क्योंकि वो अपना काम बहुत बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मतलब उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करता है। फिर क्या होता है कि जो मिस्टर ईस्टर्न होता है वो भी, उसके चेहरे पे भी बड़े कंफर्टेबल से तासुरात ज़ाहिर होते हैं। तो मिस फेयरचाइल्ड जो होती है वो उसे देखती है, वो उसे कहती है कि
अच्छा तो तुम मार्शल हो, तुम मार्शल बन गए? तो वो मिस्टर ईस्टर्न होता है, वो कहता है हाँ मैंने कुछ तो करना था, पैसा ही ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं होती। ज़िंदगी में कुछ तो करना ही पड़ता है जो आपको आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो। और ये वो लंबी लंबी डींगे छोड़ता है और उसे कहता है कि जब फिर मैंने अप्लाई किया मार्शल के लिए, वैकेंसीज खाली थी और मैं सेलेक्ट हो गया और मैं इस तरह मार्शल बन गया, दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो जो लड़की होती है वो उससे थोड़ी बातचीत करता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की काफ़ी उससे इम्प्रेस नज़र आ रही होती है। शी सिम्स टू बी वेरी वेरी मच इम्प्रेस्ड। तो वो उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, तो क्या अब हम दोबारा मिल सकेंगे वाशिंगटन में? तो वो कहता है कि नहीं, माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो कहता है कि इन्जॉयमेंट के दिन अब ख़त्म हो गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और बहुत कुछ मैंने करना है, तो अब मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल सकूँगा। तो वो कहती है अच्छा, यही बात ही चल रही होती है। द गर्ल सीम्स टू बी वेरी टॉकेटिव, बड़ी बातूनी सी लड़की होती है, बोलती जाती है, बातें चल रही होती है। तो जो साथ बैठा होता है रफ्ता फुली वाला नौजवान, वो उसे कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे ना बहुत ज़्यादा तलब हो रही है सिगरेट की, तो अगर आप बुरा ना माने तो अब हमें उतर जाना चाहिए ताकि मैं एक सिगरेट पी सकूँ। तो जो उनका मार्शल होता है वो मिस्टर ईस्टर्न होता है, वो देखता है, वो कहता है कि हाँ ठीक है। तो वो जो लड़की होती है उसको बुरा लगता है क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है मिस्टर ईस्टर्न से और उससे बातचीत करना चाह रही होती है। लेकिन उसके बाद भी वो कहती है कि अच्छा ठीक है, तो अब तुम इस कैदी को जेल लेके जाओगे? तो वो कहता है हाँ मैं इसको जेल लेके जाऊँगा, लेकिन जब कोई मुझसे सिगरेट के लिए पूछे तो मुझसे मना नहीं किया जाता, मैं इसको पहले एक सिगरेट पिलाऊँगा और उसके बाद इसको जेल लेके जाऊँगा। उसके बाद ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या होता है जी, हम देखते हैं कि क्योंकि ट्रेन में अमूमन क्या होता है कि सब एक दूसरे के आस-पास ही बैठे होते हैं आगे पीछे। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो कोई ना कोई अमूमन तौर पे आपकी बातें सुन रहा होता है। तो जब वो उधर जाते हैं तो 2 लोग जो बातें सुन रहे होते हैं वो कहते हैं कितना अच्छा मार्शल अपने कैदी का कितना ख़्याल रखता है, उसको सिगरेट की तलब हुई तो वो उसको ले गया। तो वो जो दूसरा होता है वो कहता है कि लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि मार्शल अच्छा तो था, लेकिन काफ़ी यंग लग रहा था। अमूमी तौर पर मार्शल्स जो होते हैं वो इतने यंग तो नहीं होते। तो वो दूसरा बंदा उसे कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मार्शल इतना। और दूसरा साथी कहता है कि तुमने नोट किया कि अमूमी तौर पर मार्शल जो होता है उसके हाथ में, उसके राइट हैंड में कभी भी हथकड़ी नहीं होती। राइट हैंड में हथकड़ी तो हमेशा मुजरिम की होती है। तो वो कहता है कि अच्छा, फिर उनको समझ आती है कि वो जो असल में जिसको वो मार्शल समझ रहे होते हैं मिस्टर ईस्टर्न, वो असल में मार्शल नहीं होता, असल में वो कैदी होता है और मार्शल दूसरा होता है, यानी रफ्ता फुलिया वाला बंदा। तो इस कहानी की यहाँ पे एंडिंग हो जाती है। ये हार्ट्स एंड हैंड्स अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का थीम हमें इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कंपैशनेट और काइंडनेस का थीम भी देखने को मिलता है कि किस तरह जो मार्शल होता है वो अपने कैदी के साथ सच में कंपैशनेट और काइंडनेस शो करवाता है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी हैव डन सम काइंड ऑफ टेरिबल थिंग्स इन लाइफ। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कभी भी काइंडनेस और कंपैशनेट एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।